वेलकम टू दी थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बैटल ऑफ पलासी देखा, फिर बैटल ऑफ बक्सर देखा, और हमने देखा कि इस दो वॉर में, इस दो युद्ध में किस तरीके से अंग्रेज़ों ने पूरे नवाब और मुग़ल साम्राज्य पर हावी होकर सब कुछ राफ साफ कर दिया और अपना दबदबा जमा लिया। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड देखेंगे क्योंकि हमने चैप्टर 3 में देखा था डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर में कि जब मुग़ल समिट कर छोटे से एरिया तक रह गया तो मराठा, फिर निज़ाम हैदराबाद का, फिर सीख, फिर बंगाल के नवाब, ये सब अपना किंगडम एक्सपेंड कर रहे थे। और इस चैप्टर में तो हमने तो देख लिया कि नवाब का सारा हेकड़ी जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अदर बैटल्स में कि देखेंगे कि कैसे अंग्रेज़ों ने मराठा को, फिर मैसूर के राजा को, फिर पंजाब के राजा को किस तरीके से हराया। चलो देखते हैं अदर बैटल्स। The other battle which enabled the English East India Company to establish a solid foothold in India were Anglo-Maratha War, Anglo-Mysore War and Anglo-Sikh War। तो ये जो तीन वार हुए ना, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर और एंग्लो सिख वॉर, तो जब ये जीते अंग्रेज ना, तो अंग्रेज एकदम निश्चिंत हो गए कि अब तो भारत अब उनका है, मतलब भारत पर अपना कब्जा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंग्लो मराठा वॉर कि एंग्लो मराठा वॉर में क्या हुआ था। हमने सारी बातें मराठा के बारे में पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, तो इस चैप्टर में हम उन सब बातों को डिस्कस नहीं करेंगे और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मराठा के बारे में सब चीज़ पता है। आफ्टर द डिफीट एट पानीपत इन 1761, तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हरा दिया था। द मराठा फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू रिकवर देयर पास्ट ग्लोरी। तो उस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो ग्लोरी था, जो ताकत था मराठा का, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। बाय 1772 द मराठा वर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट सेंटर ऑफ पावर। तो जो मराठा थे ना, वो 4 टुकड़ों में बटे हुए थे। द पेशवाज रूल्ड फ्रॉम पुणे, पेशवा पुणे से रूल करता था। वेर एज 4 अदर ग्रुप्स या फैमिलीज कंट्रोल्ड डिफरेंट रीजन। और जो डिफरेंट रीजन था वो 4 अलग अलग फैमिली या फिर ग्रुप कंट्रोल करता था, और उनके नाम हैं गायकवाड़, भोसले, सिंधिया एंड होलकर। इन सब के बारे में मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बता दिया था। 3 एंग्लो मराठा वॉर वर फॉट बिटवीन 1775 एंड 1818। 3 मराठा वॉर हुए, मराठा और अंग्रेज़ों के बीच 3 बार लड़ाइयाँ हुई 1775 और 1818 के बीच में। एंड थ्रू इच वॉर द ब्रिटिश केप्ट गेनिंग अ बिगर फुट होल्ड इन द मराठा टेरिटरी, अल्टीमेटली मेकिंग द पेशवा अ मेयर पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश। तो क्या होता था कि एक बात तो क्लियर है, जिसके पास हथियार एडवांस है वो युद्ध जीतेगा। तो अंग्रेज़ों के पास बहुत ही एडवांस्ड हथियार सब थे, गन पाउडर था, पर यहाँ पे इन लोगों के पास ना ज़्यादा हथियार नहीं थे। इन लोगों के पास तलवार हुआ करते थे, मतलब बस। तो जिस कारण से तीनों वॉर जो है वो हार गए मराठा। और जब हार गए ना, तो अपना बहुत सा एरिया अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया मराठास का। और जो पेशवा थे यानी कि जो प्रधानमंत्री थे, उनको पेंशनर बना दिया ब्रिटिश ने, क्योंकि ब्रिटिश को पता था अगर हम राजा को मार देंगे ना तो यहाँ का लोग विद्रोह करने लगेगा। इसलिए राजा को बस किसी तरीके से पेंशन दे के रखते हैं, उसके बाद जब 20-30 साल पेंशन दे देंगे, उसके बाद राजा का पेंशन बंद कर देंगे। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि लोग जो हैं, जब 20-30 साल के बाद जो एक नया जनरेशन आएगा, तो वो राजा के साथ उतना अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे और राजा का जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एंग्लो मराठा वॉर हुआ, 3 बार हुआ ये, 1775 और 1818 के बीच में। नाउ उसके बाद हुआ एंग्लो मैसूर वॉर। मैसूर एक शहर का नाम है जो कि साउथ में है। ठीक है, तो मैसूर वॉज राइजिंग पावर इन द साउथ अंडर हैदर अली। हैदर अली जब वहाँ के राजा थे ना मैसूर के, तो मैसूर बहुत ग्रो कर रहा था। हु वॉज अ सीवर्ड डिप्लोमेट एंड ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत ही फाइन आदमी थे ये। हैदर अली growing power created jealousy among the other aspiring Deccan power like the निज़ाम एंड द मराठा। तो जब हैदर अली का पावर बढ़ रहा था ना, तो इनसे कुछ लोग जल रहे थे, लाइक निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम जो था वो जल रहे थे, और मराठास भी इनसे जलते थे।
In 1769 ही वॉज ही हैड डिफीटेड द ब्रिटिश इन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो जब ब्रिटिश इनसे लड़ने आए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ना, तो हैदर अली और उनकी आर्मी ने अंग्रेज़ों को हरा दिया। थ्रू सक्सेसिव वॉर एंड प्रोवोकेशन द इंग्लिश एंड मैसूर बिकेम स्ट्रॉन्ग राइवल्स। उसके बाद बहुत तगड़ी दुश्मनी हो गई अंग्रेज़ों और मैसूर के राजा के बीच में। As the British attacked the port of Mahe in Mysore, which was under French control, Hyder Ali fought the Second Anglo-Mysore War, which lasted from 1780 to 1784. 4 साल तक चली थी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, बट ही डाइड इन 1782। और इस युद्ध के बीच में ही ना हैदर अली की डेथ हो गई, मर गया ये हैदर अली। हैदर अली वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हैदर अली का जो था वो बेटा था। वॉज कंटिन्यूड द वॉर अंटिल 1799, और 1799 तक इसने युद्ध को कंटिन्यू किया। टीपू वॉज द ओनली किंग who not only asked for French help but also trying to bring about changes to keeping himself abreast with the happening in France during the French Revolution and its consequence। और हैदर अली ना, ये हैदर अली के जो बेटे थे टीपू सुल्तान, इसने फ्रांस से मदद मांगी कि जो बहुत दिक्कत हो रहा है तो आप प्लीज़ मेरे इस वॉर पे ना हमारी मदद करें, फ्रेंच लोगों को कहा था। टीपू सुल्तान इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स। अब कुछ कुछ बातें टीपू सुल्तान को लेके कि बहुत सारे ना ये रिफॉर्म्स किए थे, सोशल रिफॉर्म्स, मतलब जो सोसाइटी में गंदी चीज़ें ना उसे ख़त्म करके अच्छी चीज़ें लाना, उसी को बोलते हैं रिफॉर्म। ही वॉज अ वेल रीड एंड हिज पर्सनल लाइब्रेरी हैड अ फाइन कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। इन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और इनके जो लाइब्रेरी थे उनमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी। सम हिस्टोरियंस इवन से ही वॉज द फर्स्ट एम्परर टू ब्रिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया। और बहुत हिस्टोरियंस का ये मानना है ना कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में यही लाए थे। क्या होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो ये सारी बातें हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी। आप प्लीज़ जाकर चैप्टर 1 का वीडियो देख लें अगर आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो। टीपू वॉज अवेयर ऑफ द राइजिंग पावर ऑफ द ब्रिटिश। और टीपू सुल्तान को बहुत अच्छे से पता था कि अंग्रेज किस तरीके से मतलब भारत पर कब्जा कर रहे हैं। हेंस ही ट्रेंड हिज आर्मी इन वेस्टर्न स्टाइल ऑफ कॉम्बैट एंड ट्राई टू फॉर्म अ नेवी ऑन अ सिमिलर लाइन्स। तो ये भी अपने आर्मी को ना वेस्टर्न स्टाइल में लड़ने के लिए ट्रेंड किए, जो वेस्टर्न स्टाइल जैसे कि अंग्रेज लड़ते थे ना उसी तरीके से। ही मॉडर्नाइज इंडस्ट्रीज एंड इस्टेब्लिश्ड वर्कशॉप फॉर टू प्रोड्यूस मॉडर्न वेपन्स। और ये पहले राजा थे जो समझ गए थे कि मॉडर्न वेपन्स अगर नहीं रहेगा ना तो हम सारे युद्ध हार जाएंगे। तो इसने बहुत सारे इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करवाए अपने एरिया में और बोले कि मॉडर्न वेपन्स बनाओ। ही वॉन ओवर हिज पीपल थ्रू वेरियस रिफॉर्म इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। और एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी बहुत सारी ये चेंजेस लाए जिसके कारण लोग इन्हें बहुत मानते थे। When Lord Cornwallis captured all the hill fort that obstructed his advance towards Srirangpatnam, टीपू फेल्ट डिस्परेट एंड ओपन नेगोशिएशन विद द ब्रिटिश। तो लास्ट में क्या हुआ कि जो कॉर्नवालिस थे, जो अंग्रेज के सेनापति थे, अंग्रेज़ों के सेनापति, उसने कैप्चर करके इनको मतलब गिरफ्तार कर लिया और ये फाइनली अब हार मान लिए। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम टुक प्लेस इन मार्च 1792। और जिस जगह पे इसने हार माना था और स्वीकार किया था हार, वो था श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान हैड टू सरेंडर अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी टू द ब्रिटिश। टीपू सुल्तान को अपना बहुत बड़ा एरिया अंग्रेज़ों को देना पड़ा। अलॉन्ग विद द ह्यूज वॉर इंडिमिनिटी। और वॉर में जितने भी खर्च हुए, नुकसान हुए, तो उनका भरपाई भी टीपू सुल्तान ने किया। टीपू वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान का मौत हो गया था श्रीरंगपट्टनम में बैटल के दौरान ड्यूरिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इन 1799। और इनका डेथ हुआ था श्रीरंगपट्टनम में फोर्थ वॉर ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर में, ठीक है, जो कि हुआ था 1799 में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल सी अबाउट द एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो का मतलब अंग्रेज और सिख मतलब जो पंजाबी लोग हैं हमारे पंजाब के, वहाँ उस एरिया में। तो उस एरिया में अंग्रेज़ों ने कैसे अपना दबदबा बनाया वो पढ़ेंगे इसमें। द सिख रेजिस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश अंडर महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था
कि एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे, उसने पूरे यूनाइट करके रखा था पूरे आर्मी को, सभी को। However, after his death in 1839, और उनके डेथ के बाद, उनका डेथ हुआ था 1839 में, द देन ब्रिटिश जनरल गवर्नर लॉर्ड एलन बोरो एंड हिज सक्सेसर सर हार्डिंग फेल्ट द नीड टू कंट्रोल खालसा। तो देखो, खालसा ना पंजाबियों की आर्मी को कहते थे। तो ये जो लॉर्ड एडन बोरो है, उसके जो सक्सेसर थे, मतलब उनके बाद जो उस पोजीशन में आए और गवर्नर जनरल बने, सर हार्डिंग, उनको लगा कि इन खालसा जो आर्मी है ना, इनको कंट्रोल करना चाहिए, विच दे फेल्ट हैड ग्रोन टू पावर, क्योंकि खालसा जो थे ना वो बहुत ही पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। With the help of units from the Bengal army, they won decisive victories, resulting in the partial subjections of the Sikh kingdom. फिर बंगाल आर्मी के मदद से इसने पंजाब की एरिया में अटैक किया और पंजाब के भी बहुत सारे टेरिटरी को जीत लिए। In the Second Anglo-Sikh War in 1848, Lord Dalhousie attacked the Sikh, who lost heavily and had to surrender in March 1849. Punjab was annexed to the British territory and came to be known as the North-West Frontier Province of India. तो जो पंजाब वाले एरिया थे ना, वो कैप्चर कर लिए थे अंग्रेज़ों ने वॉर करके। और वो जो वॉर था वो था सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, और उस वॉर में उसने पंजाब के एरिया को कैप्चर कर लिया और उस एरिया का नाम रखा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ इंडिया। These three power, namely the Maratha Sultans and Mysore and Sikh, challenges the English presence in the subcontinent. और अंग्रेज को यही सिख हुए और मराठा हुए और जो सुल्तान थे मैसूर के, वो सभी चैलेंज करते थे। पर अभी क्या हुआ कि अंग्रेज ने इन सबको दबा के रख दिया। बट दीज वॉर गेव द इंग्लिश अ चांस टू डोमिनेट मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज इन इंडिया। और इनको हराने के बाद अंग्रेज के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन आ गया था, विच वर अर्लियर अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज इंडियन पावर्स। पहले ये सारे ज़मीन थे इन पावर्स के पास, जिनको हराया इसने, अंग्रेज़ों ने। By 1857 the British had acquired all these territories, और 1857 तक ना सारे ज़मीन को हथिया लिए थे अंग्रेज़ों ने। Some of the territories were administered direct by the English East India Company, while there were much smaller kingdom which was indirectly controlled by the English. तो मतलब कुछ एरिया थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करते थे और कुछ छोटे छोटे एरिया थे जो कि इंग्लिश कंट्रोल करते थे, यानी कि जो अंग्रेज़ थे वो कंट्रोल करते थे। थ्रू वेरियस मीन्स लाइक सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, मतलब कि कुछ कुछ नीतियाँ थी, एक थी सब्सिडरी अलायंस, दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, और ऐसे कई सारे इसने नीतियाँ बनाकर अंग्रेज़ों ने हमारे ज़मीन को हड़पने का कोशिश किया और वो सक्सेसफुल भी रहे। तब अब उन नीतियों के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पहला उन सब का जो चाल था वो था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस से ज़मीन हड़पना और पावर में अपना गेन बनाना। सब्सिडरी अलायंस, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्सले। तो ये सब्सिडरी अलायंस को ना लॉर्ड वेल्सले ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या होता था? इट वॉज अ सिस्टम वेयर इन द रूलर ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट कुड कंटिन्यू टू रेन विथ एन एश्योरेंस ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द ब्रिटिश इन टाइम ऑफ स्ट्राइफ। तो सब्सिडरी अलायंस एक मतलब एग्रीमेंट था जिसमें कि अंग्रेज़ों ने बोला भारत के राजा को कि आप अपना रूल कीजिए आप अपने एरिया में, ठीक है, और जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन आएंगे वो हम देंगे, और अगर आपको कभी वॉर करना हो और आपको आर्मी चाहिए ना, अगर सोल्जर्स चाहिए तो सोल्जर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यही था सब्सिडरी अलायंस। सिंस द प्रिंसली स्टेट कोड क्वेश्चंस द सुप्रीमेसी ऑफ द इंग्लिश, दे reluctantly साइंड दिस एग्रीमेंट विथ द इंग्लिश अंडर दिस एग्रीमेंट। तो कुछ एग्रीमेंट है वो पढ़ता हूँ, ठीक है। ये सब एग्रीमेंट पढ़कर ही जो भारत के राजा थे वो साइन किए थे सब्सिडरी अलायंस में। तो वो बातें थी, द इंडियन किंगडम्स वुड हैव टू मेंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स, कि सब्सिडरी अलायंस में ये लिखा गया था कि जो भारत के राजा है ना वो अपने मतलब महल के अंदर जो गार्ड रहता है प्रोटेक्शन, उसमें ब्रिटिश आर्मी को भी रखेंगे, ठीक है।
तो पहला ये था ब्रिटिश ट्रूप को रखेंगे, ट्रूप मतलब वही सिपाही, तो ब्रिटिश ट्रूप को रखेंगे, ये पहली जो थी वो बात उस एग्रीमेंट में था। दूसरी बात थी देयर वुड बी अ ब्रिटिश रेसिडेंट पोस्टेड इन इंडियन कोर्ट, और बताया कि जो ब्रिटिश का आदमी ना आपके कोर्ट में रहेगा, ठीक है, कोर्ट में रहेगा। और तीसरा जो था द किंग कुड नॉट अप्रोच एनी फॉरेनर विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश रेसिडेंट इन द कोर्ट, और आप जो राजा है ना, तो आप ये जो कोर्ट में बैठाए हैं ना हमने जिस आदमी को, उसके परमिशन के बिना आप किसी फॉरेनर यानी कि किसी विदेशी से कोई आप बात नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए कि किस तरीके का था ये सब्सिडरी अलायंस। और इसमें मतलब एक तरीके से अंग्रेज मतलब खुद ही एक पॉलिसी बना दिया इंडियन रूलर्स के लिए कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते। States like Mysore, Hyderabad, Awadh, Maratha, and the Rajput kingdoms were forced to accept this alliance after being defeated in the regional war। तो उन वॉर के बाद ना मतलब यहाँ के जो राजा थे, ये सभी के जो मैंने भी पढ़े, मैसूर, हैदराबाद, अवध और फिर जो भी राजपूत किंगडम थे, उनको ये मानना ही पड़ा, ये सब्सिडरी अलायंस में साइन करना ही पड़ा, क्योंकि वो हार चुके थे अपना पूरा किंगडम। तो अभी हमने पढ़ा अबाउट द सब्सिडरी अलायंस। नाउ वी विल रीड अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड अंडरस्टैंड इट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशनल किंग वर एक्सेप्टेड टू अडॉप्ट एन हेयर टू द थ्रोन। According to Indian tradition, king were expected to adopt an heir to the throne। तो देखो हेयर का मतलब होता है वारिस, ठीक है, मतलब आने वाला जो बेटा जो होता है ना उसे कहते हैं वारिस। इफ़ दे डिड नॉट हैव अ सन ऑफ देयर ओन, और अगर उस राजा का कोई वारिस नहीं रहा, वारिस नहीं रहा मतलब उनका कोई बेटा नहीं रहा, दिस ट्रेडिशन वॉज नॉट एक्सेप्टेड टू द ब्रिटिश। और मतलब ये ऐसा था ना कि इंडियन ट्रेडिशन में ऐसा था कि राजा का बेटा ही आगे चल के राजा बनेगा, ठीक है, पर ब्रिटिश क्या बोला कि नहीं, ये ट्रेडिशन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो उनका क्या कहना था, द न्यू गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, ये भाई साहब है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, इनका कहना था इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिसी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। According to this policy, if the king did not have any natural born heir, then the kingdom would lapse to the British or would be administrated and occupied by the British। मतलब इनका ये कहना था ना कि अगर कोई राजा और उसका अगर कोई बेटा नहीं है ना, तो वो किंगडम नहीं चला सकता, मतलब कोई और किंगडम नहीं चला सकता, वो जो है ज़मीन और वो पूरा राजा का जितना भी महल है वो ब्रिटिश के अंडर आ जाएगा, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में यही लिखा था। और यहाँ पर झांसी की रानी है ना, ये रानी ऑफ झांसी, इनका फ़ोटो इसलिए दिया गया है ना क्योंकि इनका भी कोई वारिस नहीं था, तो इसके लिए ये ना युद्ध लड़ी थी। जो वॉर हुआ था ना बैटल ऑफ 1857, उसमें ये युद्ध लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कि हमको मेरा हक चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था। Thus, the British invented new way through which they could acquire more territories in India. States such as Satara, Nagpur, Jhansi were annexed under this policy। और ये चीज़ लाए भी और इसने बहुत सारी जगह को कैप्चर भी किया, लाइक सतारा, नागपुर, झांसी, ये सबको कैप्चर भी कर लिया अंग्रेज़ों ने, ये कह के कि आपका कोई वारिस नहीं है, तो ये अब ज़मीन जो है वो अंग्रेज़ के अंदर मतलब हमारे अंदर अब आ जाती है। नाउ वी विल सी डायरेक्ट एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का मतलब होता है कब्जा कर लेना, हथिया लेना। इफ़ नो अदर मेथड वॉज अवेलेबल टू द ब्रिटिश फॉर एक्सपेंसन, और जब बाद में कोई और तरीका नहीं मिलने लगा ब्रिटिश को अपना ज़मीन एक्सपेंड करने के लिए, देन द ओनली वे वॉज वॉर, कि मार करो, और सिंपली एनेक्सेशन मतलब सिंपली जाकर उसको हथिया लो। Punjab and Sindh were annexed on grounds of misgovernment and poor administration and absorbed into British Empire। Surat and Tanjore were also annexed and their rulers were pensioned off। तो जहाँ तक मतलब बहुत सारी चाल चल के इसने तो किया ना, फिर जब इनको कोई चाल नहीं मिल रहा था अंग्रेज़ों को, तो ये इल्ज़ाम लगा दिया कि यहाँ के जो राजा है वो मिस गवर्नमेंट कर रहे हैं, मतलब अच्छे से देख रेख नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये जो एरिया है ये अब हमारे अंडर आएगा, मतलब कुछ भी, ठीक है। फिर एनेक्सेशन ऑफ अवध। In 1856, Lord Dalhousie went to annex Awadh on the presence of misgovernance in the state।
फिर मिस गवर्नेंस का इल्ज़ाम लगाकर यहाँ पर कब्जा करने के लिए आ गए लॉर्ड डलहौजी। वाजिद अली शाह द रूलर ऑफ अवध हैड बीन अ लॉयल ब्रिटिश एले, और ये ब्रिटिश के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, एले का मतलब दोस्त। सो डलहौजी बिकेम वेरी अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो इनसे ना इस काम के लिए डलहौजी बहुत अनपॉपुलर हुआ कि तुम कैसे मतलब उन उस जगह को कब्जा नहीं किए। ठीक है, thus by the first half of the 19th century the English East India Company became politically master of the subcontinent। और 19th सेंचुरी के हाफ तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो पॉलिटिकली मास्टर, मतलब पूरा कब्जा तो कर ही चुका है ना, तो बहुत अच्छे से मास्टर हो गया था। सम ऑफ द अदर फैक्टर्स विच हेल्प देम आर गिवन बिलो। और भी कुछ कुछ फैक्टर्स थे जिसके कारण इन लोगों को अपना साम्राज्य और ग्रो करने का मौका मिला। वो कारण है डिसयूनिटी अमंग द इंडियन रूलर्स। इंडियन रूलर्स आपस में नहीं रहते थे मिलकर, ये आपस में मतलब मारधाड़ करने लगते थे और बहुत जलन था एक दूसरे को सभी से। एंश्योर देयर डाउनफॉल इन द बैकग्राउंड ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। और ब्रिटिश ने भी इसी का फ़ायदा उठाया, मतलब एक राजा के कान में जाके कुछ और बोल देता था, दूसरा राजा के बारे में कुछ और बोल देता था, और दोनों राजा आकर आपस में लड़ जाते थे। और यही सेम काम आज के ज़माने में पता है कौन करता है? आज के ज़माने में ये सेम काम करते हैं नेता। ठीक है ना, आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री, आप अपने लेवल पे ये सब बातें को सोचना। ठीक है, Britain was already a strong industrial power owing to industrial revolution. The British used India as a market for their factory-made goods, destroying the traditional Indian economy, thus in turn helped them establish political domination. तो ब्रिटिश जो था ना वो पहले से ही वहाँ पर इंडस्ट्रियल पावर था, क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप हो चुके थे बहुत पहले ही इंग्लैंड में। और ब्रिटिश को इंडिया एक मार्केट के जैसा देखता था, और यहाँ पर अपना वो जो सामान बनाता था ना वो बेचता था, और हमारा जो ट्रेडिशन था ना, हमारा जो खादी का था, ये सब चीज़ का था, उसको बहुत बेकार बोलता था। और मतलब यहाँ का जो चीज़ है, जो ट्रेडिशनल चीज़ है ना, उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, और यही कारण है कि लास्ट में उसको वहाँ इंडिया में पॉलिटिकल डोमिनेट वो कर लिया, सभी अलग जो भी और राजा थे उनको, और खुद अब अपना फुट होल्ड स्टेप कर दिया था, मतलब अपना दबदबा बना लिया था भारत में। सो दिस वॉज द होल चैप्टर। आई होप यू लव दिस चैप्टर, आपको हर एक चीज़ समझ आ गई होगी। बट इन केस अगर कोई डाउट है ना तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। प्लीज़ आप आइएगा, पढ़ेंगे हम लोग फिर हिस्ट्री मन से। थैंक यू सो मच।